हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर फिर से घेरण संहिता को आगे बढ़ाते हुए घेरण संहिता की सीरीज के अंतर्गत बंध के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, घेरण संहिता से संबंधित मैंने आपको लगभग 30 से 35 लेक्चर इससे पूर्व आपको चैनल पर दिए हैं। योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर लगभग 550 लेक्चर यहाँ पर मैं आपको दे चुका हूँ। ये सब के लिए आप चैनल पर आ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। जब मैंने आपको घेरण संहिता में वर्णित जब मुद्रा एवं बंध के बारे में बताया था, तो उस दौरान हमने कहा था कि प्रत्येक मुद्रा एवं बंध को हम डीपली पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आज हम जिस बंध के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है मूल बंध। अब बंध क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इसके ऊपर हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं कि मुद्रा एवं बंध क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपका रिवीजन करा लेता हूं। जैसे कि आप जानेंगे, महर्षि घेरण ने सप्त साधन के अंतर्गत तृतीय साधन में मुद्रा एवं बंध का वर्णन किया है। जो घेरण संहिता का जो ये ग्रंथ है महर्षि घेरण द्वारा जो रचित है, इसमें जो सप्त साधन है, जो 7 साधनों का जो वर्णन किया गया है, उसमें जो तीसरा जो साधन है वह मुद्रा एवं बंध का है। तो याद रखिएगा, कहा जाता है कि मुद्रा एवं बंध के अभ्यास से स्थिरता प्राप्ति होती है। यह स्थिरता प्राप्ति के साधन हैं। इससे पूर्व लगभग सभी साधनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। 32 के 32 आसन, प्रत्येक आसन को मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। आप उन वीडियोस को चैनल पर जा करके देख सकते हैं। हम यहां पर जानेंगे मूल बंध। तो मूल बंध का नामकरण, इस बंध का नाम मूल बंध क्यों पड़ा, इसे हम यहां पर जाने उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि जो मुद्रा एवं बंध है ये घेरण संहिता में वर्णित 25 है, जिसमें से कि 4 बंध हैं, 16 मुद्राएं हैं और 5 धारणाएं हैं। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसका मैं पूरा श्लोक सहित आपको पूर्व में बता चुका हूं। अब यहां पर जानते हैं कि मूल बंध, इस बंध का नाम मूल बंध क्यों पड़ा, इसका नामकरण क्यों पड़ा। तो नामकरण क्या है, तो आप देखेंगे इस स्थिति में शरीर के मूल अर्थात मूलाधार क्षेत्र को बांधा अर्थात संकुचित किया जाता है, इसलिए इसे मूल बंध कहते हैं। अब मूल बंध हो, चाहे जालंधर बंध हो, चाहे उद्यान बंध हो, चाहे महाबंध हो, तो बंध का तात्पर्य होता है संकुचित करना। उस स्थान को जब हम संकुचित कर देते हैं, उस स्थान को जब हम उस क्षेत्र को जब हम बांधने का प्रयास करते हैं, तो वह बंध कहलाता है। अब यहां पर बंध हम यहां पर समझ चुके। तो मूल अर्थात हमारा जो मूल क्षेत्र है, तो मूल क्षेत्र हमारा कौन सा है, मूलाधार क्षेत्र है। तो मूलाधार क्षेत्र को जब हम बांधते हैं, जब हम वहां पर बंध का अभ्यास करते हैं, तो वह कहलाता है मूल बंध। याद रखिएगा, जब हम उड्डयन, जब अपना जो पेट वाला जो भाग है इसको जब हम बांधते हैं तो वो उड्डयन बंध कहलाता है। इसी प्रकार से अन्य अन्य बंधों के बारे में है। तो मूल बंध अर्थात अपना जो मूलाधार क्षेत्र है इसको संकुचित करना, मूलाधार क्षेत्र को बांधना ही मूल बंध कहलाता है। आगे आप ध्यान देंगे कि जब हम इसका अभ्यास अगर जो हमें करना है तो इसकी विधि क्या है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो ये आप आसन यहां पर देख रहे हैं, अब ये कौन सा आसन है, तो यह है सिद्धासन। सिद्धासन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं किस प्रकार से हमें करना होता है। तो जब हम मूल बंध का अभ्यास करेंगे या फिर किसी से भी अगर जो हम मूल बंध का अभ्यास कराते हैं, तो सर्वप्रथम हमारी जो स्थिति होनी चाहिए वह सिद्धासन की स्थिति होनी चाहिए। सिद्धासन में हमें बैठना होता है। अब पैरों की स्थिति क्या है, तो आप जानते हैं, मैं इसका रिवीजन नहीं कराऊंगा क्योंकि हम सिद्धासन में पढ़ चुके हैं। तो जब हम सिद्धासन में आ जाते हैं, कमर गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी होती है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या फिर किसी एक मुद्रा पर होता है और आंखें बंद होती हैं, पूरा शरीर शिथिल होता है। जब हम सिद्धासन में अच्छे ढंग से बैठ जाते हैं, इसके पश्चात हमें हमारा जो मूलाधार क्षेत्र है, हमारा जो मूल जो क्षेत्र है, इसको हमें संकुचित करना होता है। उसको हमें संकुचित करना है और प्रसारण करते जाना है। संकुचित करना है, प्रसारण करते जाना है। याद रखिएगा, प्रथम कोई भी साधक जब इसकी साधना करता है तो ज्यादा देर तक हम संकुचित नहीं कर सकते। तो इसके लिए प्रथम हमें, जब हम इसका प्रारंभ अगर जो हम कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो अपने मूलाधार क्षेत्र को संकुचित करना है। जितनी देर तक हम संकुचित कर सकते हैं उसके बाद छोड़ना है।
पुनः संकुचित करना है, छोड़ना है। तो ये जो स्थिति है यह मूलाधार की है। मैं आपको यहां पर बता दूं, ये जो प्रथम मैंने जो आपको आसन बताया यह सिद्धासन है। इस आसन में आकर के हमें करना है। अब यहां पर आप ये भी देखेंगे किस पार्ट को, अपने शरीर का किस पार्ट को हमें बांधना होता है। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं यहां पर लिंग और गुदा का स्थान यहां पर बताया गया है। तो लिंग और गुदा के बीच का जो स्थान होता है उसको हमें संकुचित करना होता है। याद रखें, मूलाधार क्षेत्र कौन सा है, इसमें हमें गुदा क्षेत्र या फिर लिंग क्षेत्र को संकुचित नहीं करना है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, यानी कि हमारा जो मूलाधार क्षेत्र है, 7 चक्रों में मैं आपको बता चुका हूं कि मूलाधार क्षेत्र कहां पर होता है, तो उसी को हमें संकुचित करना है। यहां पर आप इमेज के माध्यम से यहां पर देख रहे हैं। तो जब हम सिद्धासन में बैठ जाएं, इस आसन में बैठने के पश्चात हमें अपना जो पार्ट है इसको संकुचित करना है, प्रसारण करना है, संकुचित करना है, प्रसारण करना है। ध्यान रखें कि हमारी इस दौरान जो श्वास होगी वह नॉर्मल रहेगी। श्वास लेते जाना है, छोड़ते जाना है। जब ये अभ्यास है, जब अधिक बढ़ जाता है, हम इसका अभ्यास ज़्यादा करना प्रारंभ कर लेते हैं, तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि हम काफ़ी समय तक मूलबंध का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर जान चुके हैं, ये मूलबंध यहाँ पर बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि मैं ग्रंथों के अनुसार आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो याद रखें, आप अगर जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यूजफुल है। अगर जो आप अपने ज्ञान वर्धन के लिए अगर जो ये लेक्चर देख रहे हैं तो भी ये यूजफुल है। इसमें जो कुछ बताया गया है सारे ग्रंथ के अनुसार है। अब कोई भी व्यक्ति जब मूलबंध का अभ्यास करेगा तो क्या क्या लाभ उसे प्राप्त होंगे, तो आप ध्यान दें। यहां पर जब हम मूलबंध के लाभ के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे मूलबंध के अभ्यास से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। जो हमारा जो मूलबंध है ना, इसके अभ्यास से हमें शरीर के जितने भी लाभ हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो या फिर आध्यात्मिक हो, सभी लाभ हमें प्राप्त होते हैं। याद रखें। अब आप कहेंगे कि शारीरिक कौन कौन से लाभ हैं, तो शारीरिक लाभ जैसे कि इस दौरान हम अपने श्रोणी प्रदेश को संकुचित कर रहे हैं, तो श्रोणी प्रदेश की जो नाड़ियां हैं, अब आपको याद होगा कि जो नाड़ी संस्थान है वो यहीं से प्रारंभ होता है। तो जब हम इस क्षेत्र को जब संकुचित प्रसारित करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा जो नाड़ी संस्थान है, यहाँ से जो नाड़ियों का जो जागरण हो रहा है वह क्या होता है, उत्तेजित होता है। साथ ही साथ यौन रोग, जितने भी यौन रोगों से समस्याएं हैं, यौन रोग समस्याएं हैं, इसमें हमें लाभ प्राप्त होता है। चाहे फिर वो महिला स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को इसमें लाभ प्राप्त होता है। साथ ही प्रजनन तंत्र से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं, रोग हैं, वो सब के सब दूर होते हैं। कब्ज है, बवासीर है इत्यादि जितनी भी समस्याएं हैं मूलाधार क्षेत्र से संबंधित, उन सभी समस्याओं को ये जो मूलबंध है यह दूर करता है। लेकिन याद रखें, ऐसा नहीं कि हमने 2-4 दिन इसका अभ्यास किया और हम कहें कि इसके लाभ तो हमें प्राप्त हो ही नहीं रहे। ध्यान रखें, योग है, इसमें हमें निरंतरता और सजगता बहुत जरूरी रखनी है। और थोड़ा इसमें यह भी आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें समय लगता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शारीरिक लाभ आपको मालूम पड़ गया। मानसिक लाभ कौन कौन से हैं, तो जैसे कि आप ध्यान देंगे कि ये पूरा जो हमारे षट चक्रों से संबंधित है, मूलाधार क्षेत्र से संबंधित है, तो वहां पर जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, इस दौरान हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये नियमित रूप से कार्य करने लगती हैं। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो मैं आपको षट चक्रों में बता चुका हूं। तो उनका सिक्रेशन अधिक अच्छे ढंग से होने लग जाता है। जो उनका जो नियमित है, नियमन जो है वो अच्छे ढंग से प्रारंभ हो जाता है। और इसके द्वारा हमारा जो तनाव है, विषाद इत्यादि जो वर्तमान समय में बहुत अधिक समस्याएं हैं, ये भी दूर होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये मानसिक लाभ हैं। आध्यात्मिक लाभ की बात करें तो इसके दौरान चक्रों का जागरण होता है। हमारे जो षट चक्र हैं, इसके अभ्यास से इनका जागरण होता है। साथ ही साथ हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, जो कि योगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, उसका जागरण होता है। तो याद रखें, मैंने आपको तीनों लाभ बता दिए, इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मूलाधार यानी कि मूलबंध के लाभ हैं। अब इसके सावधानियां क्या हैं, क्या सभी व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें सावधानी को जानना आवश्यक है। तो मूलबंध की सावधानियां क्या हैं, तो आप ध्यान देंगे, मूलबंध के अभ्यास की अवधि धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जब हम इसका अभ्यास प्रारंभ में करते हैं तो हो सकता है कि इस क्षेत्र में गर्मी ज्यादा उत्पन्न हो,
क्योंकि ये योग है, मैं आपको बार बार कहता हूं कि इसका अभ्यास अवश्य पड़ता है, तो हो सकता है कि कुछ समस्याएं हमें पूर्व में देखने को मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका जो अभ्यास है वो धीरे धीरे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि हम प्रथम ही दिन हमने आधा घंटा इसका अभ्यास कर लिया, नहीं, धीरे धीरे हमें इसका अभ्यास बढ़ाते जाना है। क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो खान पान है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें उसे लाना है। तो ये तभी होगा जब हम इसका अभ्यास धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे। बाकी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर जो कुछ उस दौरान हलचलें अगर जो आपको लगती हैं तो थोड़ा अभ्यास को रोक देना चाहिए, बस इतना ही है। तो ये मूलबंध क्या है, इसका नामकरण, इसकी विधि, लाभ, सावधानियां, सब कुछ हम यहाँ पर जान चुके हैं। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूं जिससे आप स्वयं का टेस्ट ले सकें। तो कुछ प्रश्न यहाँ पर आपके लिए हैं। निम्नलिखित में से गहरण संहिता में वर्णन प्राप्त होता है? सप्तांग योग का, अष्टांग योग का, चतुरंग योग का, कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, गहरण संहिता में कितने साधन बताए गए हैं या फिर किसका वर्णन किया गया है, आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से मुद्रा एवं बंध का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। गहरण संहिता के अनुसार मुद्रा एवं बंध का चैप्टर कौन सा है, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। ये सभी मैंने आपको यहाँ पर बताए भी हैं, आपने ध्यान दिया होगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। गहरण संहिता के अनुसार मुद्रा एवं बंध से प्राप्त होता है? दृढ़ता, स्थिरता, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। सही आंसर क्या है, छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, आप जो ये प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों ग्रंथों में आपको योग के 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित एमसीक्यू मिल जाते हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस एमसीक्यू मिल जाते हैं। आप तीनों बुक में से कोई भी बुक डाउनलोड परचेस कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से महर्षि घेरण्य के अनुसार बंध की संख्या है? 1, 2, 3, 4। कितने बंध हैं मैंने आपको बताया। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तो आज हमने यहाँ पर गहरण संहिता का एक और टॉपिक यहाँ पर अच्छे ढंग से जानने का प्रयास किया। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। अगर जो यूजफुल है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं, कोई भी लेक्चर आप चैनल पर महीने भर पहले देख सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर मूल मंत्र के बारे में जाना। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।